नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है, तो इसकी 7वीं वीडियो है। अगर आपने 6 वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने उसका चैप्टर करवा दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है संघ, राज्य एवं उनका राज्य क्षेत्र, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देखिए राज्य की परिभाषा पहले समझ लीजिए, है ना। तो मैं एक बार बता देता हूँ, देखिए एक बार बता देता हूँ कि राज्य जो है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, राज्य का कॉन्सेप्ट संविधान में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। जैसे कि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर राज्य का कई बार ऐसे लिखा आपको मिल जाएगा कि राज्य ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य का वहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट से है ना। तो जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो राज्य का वहाँ बदल जाएगा। और यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है, जैसे लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, तो राज्य का यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया गया है ना। तो राज्य की बात में बताता हूँ, राज्य क्या है। राज्य के लिए सबसे पहले, राज्य बनने के लिए सबसे पहले भूमि होनी चाहिए, भूमि मतलब लैंड या जमीन। उसके बाद में जनसंख्या होना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन होना चाहिए। और उसके बाद में सरकार होनी चाहिए। सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है संप्रभुता। अच्छा, संप्रभुता का सॉवरेंटी होता है, का ये है कि जैसे मान लिया इतनी चीजें आपके पास हो गई, और संप्रभु का यह है कि स्वयं से निर्णय लेना, है ना, स्वयं के प्रति निर्णय लेना, यानी कि किसी से हमको कोई चीज पूछना नहीं है। मान लिया कोई कानून बना रहे हो, कोई एक्ट बना रहे हो, जैसे मान लिया हमारा मन कर रहा है मैं बोल रहा हूँ, हमारा मन कर रहा है मैं पी रहा हूँ चाय पानी या कुछ भी ऐसी चीजें, जो इनलीगली, जैसे वाइन वगैरह पीना है तो निषेधात्मक प्रक्रिया है, वो अलग चीजें होती हैं। जो संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो संप्रभु का जैसे सरकार कोई नीति बनाता है, तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति बनाई, तो वो अमेरिका से थोड़ी ना पूछने जाती है, इसलिए वो संप्रभु है। कोई अपने राज्य में कोई सीमा का परिवर्तन करना हो या कोई डैम बनाना हो तो वो खुद से कर लेती है। इसका हमारा भारत संप्रभु है। तो इतना चीजें होने के बाद में राज्य बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य लिखा जाता है, बिहार राज्य लिखा जाता है, वो लिखा जाता है, अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सब प्रांत हैं। राज्य का यहाँ से है, राज्य को ही डिनोट किया जाएगा, लेकिन भारत राज्यों का संघ है, ऐसा इसमें कहा गया है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे संविधान के भाग 1 में, है ना, अनुच्छेद 1 से 4 तक, है ना, संघ एवं उसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि मैंने बता ही दिया, है ना। तो आपको क्लियर हो गया बात। मैं कुछ और बता दूं, जैसे कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ एवं इनके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 क्लास 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत और इंडिया दो शब्द दोनों संविधान में डिनोट किए गए हैं। अच्छा, अब कभी भारत इस देश शब्द संविधान में इस तरीके से डिनोट नहीं किया गया, ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो यद्यपि संविधान की संरचना संघात्मक है, किंतु स्वरूप समिति ने संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग करने के पीछे 2 स्पष्ट कारण बताए हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध, है ना, कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं, यानी कि अनुबंध का भारत जितने राज्य बने हैं वो स्वयं भारत राज्य के हिस्से हैं, है ना। और किसी भी राज्य को संघ से अलग नहीं होने का अधिकार है। अगर मान लिया जैसे अमेरिका में क्या है, फेडरल उस तरीके से होता है कि चाहे तो अलग हो जाते हैं, लेकिन अपने भारत में ये नहीं, जो भारत का राज्य है तो वो रहेगा। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश कट के चाहे कि हम स्वयं को अपना सरकार डिनोट करते हैं, कोई भी ऐसे स्टेट, तो वैसा हो नहीं सकता, इसलिए इसको ये बातें इसमें स्पष्ट कही गई है। और अनुच्छेद 1+2 में कहा गया है कि भारत का संबंध राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और मैं बात बता देता हूँ कि अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 3 जिसे कहते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल किए गए हैं। कौन कौन से निम्न क्षेत्र शामिल हैं? पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, है ना। वर्तमान में इस अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए मैं बात बताता हूँ, जैसे मान लिया ऐसे राज्य क्षेत्रों का राज्यों का राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हैं। जैसे मान लिया कोई युद्ध के समय या ऐसी कोई चीजें, कोई घटनाएं हो या कुछ भी हो, तो अगर अर्जित किए हैं भारत ने तो वो भी राज्य स्वीकार करता है ना। ये चीजें इसमें बताइए, मैं बता देता हूँ। भारतीय संघ तथा भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर है। भारतीय संघ में केवल वह राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उन समय भारत की संप्रभुता का विस्तार था, है ना। संप्रभुता जैसे मैंने बता ही दिया, उसका संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन के लिए विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य
क्षेत्र का शासन चलाया जाता है ना। तो ये भी चीजें आगे, कोई भी अन्य क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा विधिक न्यायागमन, संधि, अधिग्रहण या विजय द्वारा अर्जित किया गया भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा। मैंने बताया अगर मान लिया न्यायगमन मतलब कोई न्यायिक रूप से जैसे राज्य बनाया गया तो भारत में शामिल होगा। संधि की जाए मतलब तो भी भारत का राज्य का हिस्सा माना जाएगा। अधिग्रहण किया जाए मतलब किसी को अधिग्रहण करके बनाया जाए, और विजय मतलब जीत करके कोई राज्य हासिल कर लो, कोई जगह या कोई भूमि, तो वो भी मतलब संविधान स्वीकार करता है, कोई भारत का हिस्सा ही माना जाएगा, है ना। और इसकी सारी की सारी इसमें जो भी मतलब राज्य के प्रति जो भी चीजें होती हैं ये राष्ट्रपति नियम और विनियम बनाते हैं ना, इसके द्वारा सारी चीजें का संचालन होता है। तो ठीक है, तो अब फिर बात करेंगे अनुच्छेद में कुछ बातें कही गई है। अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करेगी, है ना, कर सकेगी। तो अब अमेंडमेंट हुआ था 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य, है ना, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था ना। तो ये चीजें भी जान लेना चाहिए। और मैं बात बताता हूँ कि देशी रियासतों का एकीकरण क्या होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्रों दो वर्गों में विभाजित था। पहला था ब्रिटिश भारत और एवं दूसरा था देशी रियासतें। जैसा कि मैंने पहले जब संविधान सभा बताया था, तो ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, है ना, और जबकि देशी रियासतों की संख्या में लगभग 600 थी, सोचो, है ना। इनमें से 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में चले गए थे, है ना, पाकिस्तान में हम लोग। और 542 रियासतों में 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, है ना। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह का मतलब जो भी मतलब वहाँ पे थे लोग उनके द्वारा जनमत संग्रह करवाया गया था, उसके आधार पर भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही, हैदराबाद में, है ना, मतलब सैन्य कार्यवाही का मतलब जानते हो ना, और ये सब चीजें होती है, जैसे ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत और सारी चीजें हुई थी ना, तो पुलिस कार्रवाई करवाई गई थी बहुत सारी ना, तो हमारी सेना लोग ने किया था, कब्जा किया था। और उसके बाद में जो और जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसको क्या था, पाकिस्तान के कबीली आक्रमण के कारण भारत में विलय पत्र से हस्ताक्षर करके मतलब शामिल किया गया था जम्मू कश्मीर को, है ना। तो ये भी चीजें थी। देशी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी नीति और साहसिक कूटनीति प्रयासों का परिणाम था, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, तो उन्होंने ही ये सब योजना बनाई थी, ऐसी चीजें हुई थी, है ना, उन्हीं के कार्यकाल में। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों में देशी रियासतों को एकीकरण करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया, क, ख, ग और घ, है ना, इसमें बांटा गया था। ये सभी 29 राज्य थे ना, ये सभी संख्या में 29 थे, अभी मैं सबको बता दूंगा बाद में, है ना। तो ये चीजें हैं, सबको मैं ग्राफ बना दूंगा। पहले एक अनुच्छेद और पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 3, इसको थोड़ा सा। तो अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब क्या है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि कोई नया राज्य बनाना हो या उसमें कोई सीमा में परिवर्तन करना, उसमें उसी को काट कर बनाना, तो ये छूट देता है। और फिर बताता संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा अन्य किसी सीमाओं में उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 3 के, है ना। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और कुछ बातें कही गई है। उन राज्यों को उनके राज्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन संबंधी अपनी राय देने का अधिकार भी है। मान लिया उत्तर प्रदेश का राज्य बदल रहा है, तो उसके जो भी राज्य हैं तो वो बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हालांकि माना जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बातें, है ना। तो ये चीजें थी, क्लियर हो गई बात। और राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमा आदि परिवर्तन राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तब तक आप वो चीजें, ये जो नाम परिवर्तन वगैरह होता है वो मान्य नहीं होगा ना। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उनकी सीमाओं या उनके नाम में परिवर्तन नाम को प्रभावित करता है, तो यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास राय जानने के लिए भेजा जाएगा। मान लिया कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नाम परिवर्तन में, तो आप राज्य विधानमंडल को मतलब अपनी रिपोर्ट दे दोगे, तो वो जैसा वो निर्णय लेगा वैसा ही विचार विमर्श के लिए किया जाएगा, है ना। तो ये भी चीज होती है। और मैं बताता हूँ कि संघ और उनके राज्य क्षेत्र, है ना, मूल संविधान में जो 1948 में हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे ABCD 4 खंड में थे, तो ए में क्या था, श्रेणी के राज्य ब्रिटिश भारतीय बड़े प्रांत 9 तथा देशी रियासत 216 देशी रियासतें थी, है ना। और बी में था कि श्रेणी के राज्य छोटे ब्रिटिश भारतीय और 275 मतलब ब्रिटिश भारतीय राज्य प्लस 275 देशी रियासतें थी, है ना, बी में। और सी में था, बाकी में श्रेणी के राज्य 61 थे और देशी रियासतें, है ना।
भाग सी श्रेणी के जो थे, श्रेणी के राज्य 61 देशी रियासतें शामिल थी। उसके बाद में क्या कहते हैं, भाग डी में श्रेणी, अब मैं बता देता हूँ 9 प्रांत जो थे, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, है ना। और उसके बाद में इसमें भी कुछ थे, जैसे जो बी वाले में थे इंपॉर्टेंट जैसे कौन थे, जो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, है ना। त्रावणकोर कोचीन एक ही है। और इसमें क्या था कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना। और जो डी श्रेणी में थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र, है ना। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई थी, है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं अनुच्छेद 4 के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना। मतलब क्या है, जैसे मान लिया कोई चीज़ें होती हैं, अगर राज्य में मतलब सीमाओं में परिवर्तन किया गया, जैसा 2 और 3 में नोट किया गया था, तो मतलब अमेंडमेंट तो किया जाएगा, लेकिन जो अनुच्छेद 368 के तहत मतलब संशोधन किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी जाएगी, है ना। ये चीज़ें मतलब अनुच्छेद 4 में कही गई है, ठीक बात। तो अब मैं जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 का मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का जो राज्य है ना, 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के संकल्प तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है ना। इस विधेयक पर 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, परंतु यह अधिनियम सरदार पटेल के जन्म दिवस पर यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस से प्रभावी था, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात बताऊंगा संवैधानिक उपबंध क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भाग 1 है, इसमें 4 तक अनुच्छेद हैं। तो जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, है ना। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि भारत अर्थात इंडिया, है ना, राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से आशय, मतलब क्या आशय है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं, है ना। और राज्यों को संघ से अलग करने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि मैंने सारी चीज़ें मैंने पढ़ दी है ना, तो उसको आप समझ सकते हैं। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना, जो विधि द्वारा इसका विनियमन और परिवर्तन करेगी। मतलब खुद से नहीं, जब तक संसद नहीं साइन करेगी ना राष्ट्रपति, तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी नए राज्यों का बदलाव वगैरह, कोई सीमा में परिवर्तन उस तरीके से। और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन, है ना, कर सकते हो। अनुच्छेद 3 कह रहा है। अनुच्छेद 4 क्या है, कोई भी मतलब 2 और 3 में जो भी चीज़ें हुई हैं वो अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं होगा। बस यही चीज़ इसमें बताई गई है। 368 जानते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है ना। तो वो चीज़ें हैं। ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इसको आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं पीडीएफ डाउनलोड मतलब पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, उसको पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, जो 1950 के बाद में जो राज्य बने हैं पूरे डिटेल में लिखे गए हैं ना। तो इसको मैं रोक दे रहा हूँ वीडियो, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में जैसे मैं बता देता हूँ, जो क्षेत्रीय परिषदें पहले बनी थी, है ना, तो 5 परिषदें थी। ये मतलब इसमें क्या देखा था, जियोग्राफिकल चीज़ें देखी गई थी, है ना। और जैसे नदियाँ कहाँ हैं, उनकी बोली और उनके भाषाओं में परिवर्तन, इस तरीके से। तो उसी के आधार पर मतलब परिषद का गठन किया गया था। तो उसमें जो भी उसका हेडक्वार्टर अगर पूछता तो कितने राज्य शामिल हैं, तो जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली था, और इससे संबंधित जो राज्य शामिल किए गए थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल किए गए थे। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, इसका मतलब इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ इसमें शामिल किए गए थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम शामिल किए गए हैं, है ना। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, इसमें शामिल किए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव, है ना। और जो 5वां है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, ये इसका मुख्यालय चेन्नई है, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी तथा तेलंगाना शामिल किए गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं बात बता देता हूँ कि जैसे ये देख लिया, आपको ग्राफ मिल रहा होगा। इसमें क्या है कि भारत का जो मतलब जितने भी मतलब गठन हुए हैं राज्यों का, उसके बारे में आपसे मैप में दिख रहा होगा। मैं अगर आपको उस तरीके से प्रिंटेड चाहिए तो मैं नोट्स दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कब क्या मतलब कैसे गठन किया गया था। हालांकि मैं पूरी लिस्ट बता दूंगा, अब इसमें ऐसे ही बताऊँ। सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ये चीज़ आप जानते भी हो, मैं उसकी लिस्ट दे दूँगा, लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ये लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 में गठन हुआ, है ना, नया राज्य बना। और 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर भी बना। और हिमाचल प्रदेश 5 जनवरी 1971 में बना। और चंडीगढ़ बना है आपका चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना है। और दिल्ली यूटी, है ना, ये यूटी है, 1956 में बना। और एनसीटी में 1992 में बना, है ना।
और क्या कहते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। उसके बाद में राजस्थान 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950। और उसके बाद में सिक्किम 16 मई 1975 और 21 जून 1972 में मेघालय बना। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को असम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मिजोरम 20 फरवरी 1987 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 और उसके बाद में झारखंड 15 नवंबर सन 2000। बिहार 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। ओडिशा 26 जनवरी 1950। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। कर्नाटका 1 नवंबर 1956। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 और तमिलनाडु 26 जनवरी 1950। केरला 1 नवंबर 1956। गोवा 30 मई 1987। दादरा नागर हवेली 26 जनवरी 1950 और महाराष्ट्र 1 मई 1960 और गुजरात 1 मई 1960 और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 है ना। तो और लक्षद्वीप ये 1956 में बना था, है ना। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये समुद्र में है, तो मतलब ये 1 नवंबर 1956 को बना था, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विधेयक 2019 के माध्यम के उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी सन 2020 से प्रभावी हुआ। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी, है ना। तो ये चीज़ें भी कही गई है। अब इसको मैं बता देता हूँ, उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई अगर कोई फैक्ट छूटता है तो उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको मतलब नोट डाउन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।